हम ये सुनिश्चित करेंगे, वो अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारा अधिकार है। अगर कोई बहुत ताकतवर आदमी किसी गरीब को ये समझेगा कि ये कमजोर है, मैं इसको नुकसान पहुंचा दूंगा, तो मैं गारंटी दे कहता हूं वो ताकतवर आदमी अपने लिए कोई अलग बंदोबस्त कर ले। जब राजकाज आजाद समाज पार्टी के पास होगा, उसकी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी। आज मैं आपसे पॉलिसी पे बात करूंगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी अगर पावर में आएगी तो उनको क्या मिलेगा, उनके जीवन में क्या बदलाव होगा, उनके लिए क्या परिवर्तन होंगे। आजाद समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से प्रदेश की राजधानी में कार्यक्रम कराया। और कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं कराया, जो भी विषय मुस्लिम भाइयों के साथ उनके जीवन को परेशान करने वाले हैं, उन पे चर्चा की, मंच ओपन किया, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया, अपने राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं को बुलाया, फिर उसके एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड बनाया और अब हम उसको अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। ये हमने उसमें काम किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। अंत में लोकतंत्र पे हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो आपको सबसे शुरू में कहा, लोकतंत्र ही इस देश में सबसे बड़ा मंदिर है, सत्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब उसके लिए कोई प्रार्थना करता है, कोई दुआ करता है, कोई अरदास करता है, और कुछ लोग मेहनत करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं दुआ प्रार्थना अरदास के साथ साथ, और पूरी मेहनत से वो अपने आंदोलन को कामयाब करने के लिए संघर्ष करते हैं। और जैसे आज यार आप और मैं डटे हुए हैं, जमीन पे बैठ के, कभी कुर्सी पे बैठ के, कभी मंच पे बैठ के, कभी बिना मंच के, कभी हाथ में माइक लेके अपनी और अपनी पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का। आज मैं आपसे पॉलिसी पे बात करूंगा क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी अगर पावर में आएगी तो उनको क्या मिलेगा, उनके जीवन में क्या बदलाव होगा, उनके लिए क्या परिवर्तन होंगे। देखो, इस देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्यों में कई, अब 6 स्टेट के करीब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, छठी में, 5वीं और छठी में। बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से धुर विरोधी, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि हमें दुश्मन को भी देखना चाहिए। हम मनुष्यता के शत्रु नहीं है, लेकिन हम विचारधारा पॉलिसी के आधार पर उनके विरोधी, और ये विरोध तब तक रहेगा जब तक हम उनकी पॉलिसी को हटा के अपनी पार्टी की पॉलिसी यानी कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित नहीं करें। उनकी विचारधारा क्या है कि इस देश में चंद लोगों के पास सारे साधन आ जाएं और बाकी सब लोग हैंड टू माउथ। इसके लिए वो हिंदू मुसलमान, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग और तमाम तरह के जितने भी उन पर हथकंडे अपनाए जाते हैं वो अपनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले 1 साल के अंदर 18 मंडलों में प्रबुद्धजन सम्मेलन किए। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ और मुरादाबाद मंडल में भी ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। आप लोगों ने, बिजनौर के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी शक्ति बनाई। पूरे प्रदेश के सारे मंडलों में, बस्ती हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, बरेली हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, सारे ही मंडलों में, लखनऊ मंडल हो, मिर्जापुर मंडल हो, सब जगह पे प्रबुद्धजन सम्मेलन हम लोगों ने किए, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया। फिर उसके बाद आजाद समाज पार्टी पहली ऐसी पार्टी है, आप राजनीतिक इतिहास सुनो पढ़ो, जो मजबूत है, जो नई बनी है, कल की बनी है, कुछ जिन पे चंद लोग हैं वो क्या कह देते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना। लेकिन आजाद समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से प्रदेश की राजधानी में कार्यक्रम कराया। और कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं कराया, जो भी विषय मुस्लिम भाइयों के साथ उनके जीवन को परेशान करने वाले हैं, उन पे चर्चा की, मंच ओपन किया, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया, अपने राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं को बुलाया, फिर उसके एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड बनाया और अब हम उसको अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। ये हमने उसमें काम। फिर उसके बाद हमने 8 बड़ी रैलियां की। पहली रैली हमने मुजफ्फरनगर में की 26 नवंबर को, और वो रैली ऐतिहासिक थी। जितने लोग ग्राउंड में थे उससे ज्यादा लोग रैली ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाए। मैं बिजनौर के लोगों का धन्यवाद करूंगा
वो तब पहुंचे जब रैली खत्म होने वाली थी। इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इन ऐतिहासिक रैली में आखिरी रैली 29 तारीख को लखीमपुर खीरी हुई। लखीमपुर खीरी की रैली भी ऐतिहासिक। पूरी गर्मी में वहां गया, टेंट के बाहर, टेंट की दूसरी तरफ, टेंट की तीसरी तरफ, टेंट के चौथी तरफ, टेंट के पीछे सड़कों पे लोगों का हजूम था। बहनें, माएं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, पढ़े लिखे लोग, कर्मचारी, अधिकारी, किसान, नौजवान, सब लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके बाद हमने पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ में पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए किया। हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, प्रदेश स्तर के नेताओं ने अपनी बात रखी। फिर उसके बाद हमने उनकी समस्याओं का भी एक रिपोर्ट कार्ड बनाया और उसको भी हम लोग अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। अब हम जल्द ही जून में यात्रा के कार्यक्रम में जा रहे हैं। यात्रा के बाद हम लोग, और यात्रा के बीच में हम लोग किसान समाज की समस्याओं के लिए भी एक कार्यक्रम बड़ा करेंगे। प्रदेश स्तर के किसानों को बुला के उनकी बात को सुनेंगे, उनको भी रिपोर्ट कार्ड बना के मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। लेकिन जब तक मैनिफेस्टो नहीं बन रहा है, जब तक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जब तक यात्रा शुरू होगी, इस बीच में आप जब लोगों के बीच में जाओगे तो अपनी बात को क्या कहोगे, किस तरह लोगों के बीच में अपनी पॉलिसी को रखोगे, आज इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग खड़े। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, किसी भी संगठन, पार्टी की शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका कार्यकर्ता। जिस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, उसका नेता मजबूत है, वो पार्टी मजबूत है, वो पार्टी ताकतवर भी होगी, आज नहीं तो कल। लेकिन जिसका कार्यकर्ता कमजोर है, उसका नेता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, और जिनका कार्यकर्ता मजबूत है, उनका नेता कमजोर भी क्यों ना हो मेरे जैसा, तो भी उनकी बात पीछे नहीं। ठीक है भाई, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज के बाद आप बोलें या मैं बोलूं, 4 लोगों की मीटिंग हो या 40 लोगों की, या 400 लोगों की, या 4000 लोगों की, या 40,000 लोगों की, या 4 लाख लोगों की, जो बात मैं आज आपसे कह रहा हूं, इसी बात को लेकर अब आपको जनता के बीच में जाना है। पहली बात क्या है, मेरे अनुभव के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या मानते हैं गरीबों के तरक्की ना होने की, उनके जीवन में बदलाव ना होने की, वो ये है कि गरीबों के पास ना जमीन है, ना व्यापार है, ना बहुत बड़ा रोजगार है, ना ही आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। तो उनकी तरक्की कैसे सुनिश्चित होगी, उनको आगे बढ़ने के अवसर कहां से मिलेंगे, वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे, वो धन, धनाढ्य और अच्छी सुख सुविधा को कैसे प्राप्त करेंगे, इसका मुझे एक ही कारण नजर आया। अपने पूरे महापुरुषों को पढ़ने के बाद, उनकी विचारधारा को जानने के बाद, उनके संघर्ष को जानने के बाद, उसी विद उदाहरण में आज इस बात को रखूंगा। फूले जी ने क्या कहा, साहू जी ने क्या कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, मान्यवर काशीराम जी ने क्या कहा, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा, संत गाडगे जी महाराज ने क्या कहा, ब्रह्मानंद लोधी जी ने क्या कहा, मां सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने क्या कहा, वो एक ही बात मुझे नजर आती है। कयूम अंसारी जी ने क्या कहा, शिक्षा। जिस समाज को जिस तरह की शिक्षा मिलेगी, वो समाज उतनी ही तरक्की करेगा। उदाहरण भी मैं दूंगा। हमने ये तय किया है कि भारत में शिक्षा में बड़ा बाजारीकरण है, भेदभाव। जब तक शिक्षा की लाइन एक नहीं होगी, तब तक हम लोग उस तरह की सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। कैसे? गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में, अमीरों के बच्चे प्राइवेट, मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे सेमी प्राइवेट मेडिकल स्कूल में, और अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में। अब कॉन्वेंट में कक्षा 5 का बच्चा और प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा कक्षा 12 का बच्चा। अब आप उनको इंग्लिश का कंपटीशन करा दो, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि इस रेस शुरू होने से पहले परिणाम आ जाएगा। पेपर होने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी शिक्षा खराब है। एक समय था कि सरकारी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन उस समय देश में प्राइवेट स्कूल नहीं थे। उस समय गरीबों और अमीरों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे।
उन्हीं में से प्रताप सिंह जी जैसे, मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग निकल के आए, अपने आप को साबित किया। तो मैं ये नहीं कहता कि सरकारी शिक्षा बेकार है, सरकारी शिक्षा बेकार नहीं है, लेकिन सरकारी टीचरों को क्या शिक्षा करने का अधिकार दिया जा रहा है? क्या सरकारी टीचर सच में शिक्षित करने की तरफ, बच्चों को पढ़ाने की तरफ अपना काम कर पा रहे हैं? कभी उनकी ड्यूटी पोलियो में होती है, कभी उनकी ड्यूटी इलेक्शन में होती है, कभी गन्ना में होती है, कभी कहीं होती है, कभी नेताओं की रैलियों को सफल बनाने में होती है, कभी कहीं होती है। वो बेचारे इसी तरह से शिक्षा के काम से उनको दूर किया जा रहा है। तो हमने तय किया है कि जिस परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह बीजेपी कह रही है कि हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है, वो करना है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो तय किए, अपने लक्ष्य तय किया। आजाद समाज पार्टी ने भी तय किया है, चाहे हमें सफलता 20 साल बाद मिले, लेकिन हम इस देश में जब हमें सफलता मिलेगी और प्रदेश में जब हमें सफलता मिलेगी, जिसको हम कोशिश 27 में कर रहे हैं, हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त करेंगे। और सिर्फ मुफ्त नहीं करेंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में। ऐसी पॉलिसी सरकार बनाएगी कि किसी को कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और गुणवत्ता, सिर्फ पढ़ाई नहीं कि सिर्फ कागज देने हर साल कि ले भाई पास हो गया, पास हो गया। वो पढ़ाई जिसके लिए यहां के लोग कॉन्वेंट में पैसा देते हैं, या यहां के बड़े नेता, अभिनेता, अधिकारी, कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल विदेशों में भेजते हैं, वो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, वो आजाद समाज पार्टी कांशीराम, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो या दलित का, वो वैश्य का बच्चा हो या क्षत्रिय का, वो मुसलमान का बच्चा हो या सिख का, वो जैन का बच्चा हो या बौद्ध का, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आर्थिक पाबंदी नहीं, हर व्यक्ति को उसके बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा कक्षा 1 से 12 तक हम लोग दिलाने का काम। टीचरों को वेल क्वालिफाइड किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, चाहे विदेश भेज के करानी चाहे पड़े या यहां करानी पड़े। हर तरह की टेक्नोलॉजी पे कक्षा 1 से 12 तक। और सबसे पहले बच्चे को इंसान बनाने के लिए भारतीय संविधान का एक एक इंपोर्टेंट चैप्टर आर्टिकल के रूप में उनको हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे कि उसको पता लगे कि उसका अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको कैसे जीना है, उसको कैसे रहना है, क्या बात उसको नहीं कहनी, क्या बात कहने से उसको जो है अपराध की संज्ञा में वो जा सकता है। किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी धार्मिक उसको अपमान नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना है। इस बात की गारंटी सुनिश्चित करते एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 की, चाहे वो सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में, शिक्षा हम सरकारी स्कूल को इस लेवल का बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल के टीचर भी अपने बच्चों की पढ़ाई उसी सरकारी स्कूल में कराएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी। इसमें हम ना कोई मुनाफा करेंगे, ना हम इसमें कोई वो करेंगे कि हमारा कोई अपना निजी वो हो। इसमें इसको हम इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे कि जीडीपी का, राजकोष का चाहे 6 की जगह 10% पैसा शिक्षा पे लग जाए, लेकिन शिक्षा का बजट इतना होगा कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। जिसके माँ बाप भी नहीं होंगे, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा, वो भी उसी क्लास में बैठ के पढ़ेगा जहां डीएमएसपी का बच्चा पढ़ेगा, नेता मंत्री का बच्चा पढ़ेगा, पैसे वाले का बच्चा पढ़ेगा, उसी क्लास में। और उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान सरकार रखेगी। और अध्यापकों को ना गन्ना में लगाया जाएगा, ना पोलियो में लगाया जाएगा, ना इलेक्शन में लगाया जाएगा, ना काउंटिंग में लगाया, किसी चीज में अध्यापकों को लगाया। उसका एक ही कारण है, उसका एक ही धर्म है, सुबह स्कूल जाएगा और शाम तक, जब तक का स्कूल चलेगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा और व्यायाम कराएगा, खेल कूद कराएगा। उसके बाद वो फ्री होगा और फिर जाके घर में अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताएगा। जो समयबद्ध कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम में शिक्षा दी जाए। समझ आ गया आपको? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? एक बात। दूसरी बात, मैंने अपने जीवन में अपने सबसे प्रिय साथी मेरे पिता को खोया। किस वजह से? उनको कैंसर हुआ, इलाज नहीं करा पाया, पैसे नहीं थे, ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई संबंध नहीं थे उस तरह के, कोई इस तरह की पावर नहीं थी। इस वजह से मैं अपने पिता का बेहतर इलाज नहीं करा। और मैंने अपने जीवन में देखा है कितने लोगों को सड़क पे मरते, एक्सीडेंट में, अस्पताल के बाहर बहनों को परसों पीड़ा होते, बीमारी होते, एम्स जैसे हॉस्पिटलों में 6 महीने का समय टेस्ट के लिए, टेस्टों की वजह से टेस्ट करवाने के लिए लोगों को बड़े बड़े लैबों में उनकी जेब कटते,
दवाई डॉक्टर बाहर से लिख देता है, वहां कमीशन से दवाई आ जाती है। इस तरह की परेशानियों से पीड़ित होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। इनके लिए मैं लिखता हूं लेटर कि इनका इलाज मुफ्त करा दो, इनको इनके इलाज की व्यवस्था करा दो। कितने लोग हैं, कितने लोगों के लिए अस्पतालों में फोन करता हूं, इनको भर्ती करा दो, इमरजेंसी है, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और मैंने कोरोना काल में ऑक्सीजन से मरते लोगों को देखा, वेंटिलेटर के बिना लोगों को मरते देखा, क्योंकि मैं जमीन पे हूं, मुझे सब पता है, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूं। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे उत्तर प्रदेश में, और जब देश में हमारी सत्ता आएगी, चाहे वो 20 साल बाद क्यों ना आए, हम कोशिश तो करेंगे अगली योजना में आ जाए, लेकिन चाहे वो कभी भी आए, ये हमारा लक्ष्य होगा कि चाहे कुछ हो जाए, हम किसी व्यक्ति को इलाज की कमी कारण मरने नहीं देंगे। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो किसी क्षेत्र का हो ना। अगर उसको सोचो सड़क पर दुर्घटना हुई तो ना पुलिस ना डॉक्टर उसको ये पूछेंगे कि आप किस जाति के हो, किस स्टेट के हो, किस धर्म के हो, आप अमीर हो, गरीब हो। सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि उसका इलाज सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे उसके ऊपर 1 रुपए से लेके 1000 करोड़ रुपए क्यों ना लगे। उसकी जीवन रक्षा के लिए जो बेहतर हो सकता है वो हम करेंगे ही करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हम किसी को इलाज की कमी के कारण मरने नहीं देंगे। उसको दवाई अस्पताल से मिलेगी, उसका ट्रीटमेंट अस्पताल में होगा, अस्पताल में सारी सुविधाएं होंगी। वो सरकारी में इलाज कराए या प्राइवेट में इलाज कराए, उसकी जेब नहीं कटेगी, उसको कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, और किसी टेस्ट के लिए उसको एक पैसा किसी को बाहर नहीं देना पड़ेगा। सारे टेस्ट सरकार मशीनें अवेलेबल कराएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे राजकोष का 10% जीडीपी का पैसा सरकार का हमें हेल्थ पे लगाना पड़े, लेकिन हमारे लिए लोगों की जीवन रक्षा इंपोर्टेंट है। चाहे वो दलित हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, चाहे हमारे राज्य की ये पॉलिसी रहेगी कि हम उसके इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। ठीक है, समझ आई बात आपको? तीसरी बात, रोटी कपड़ा मकान कोई विषय है ही नहीं। लगभग सब लोगों पे ये व्यवस्था है, 90% लोगों पे, 99.5% लोगों पे ये व्यवस्था हो चुकी है। जो पैदा हुआ है वो अपने लिए रोटी की कपड़े की व्यवस्था कर लेता है, जबकि भारतीय संविधान रोटी कपड़ा मकान की गारंटी हर व्यक्ति के लिए देता है, क्योंकि संविधान गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है। तो ये गरिमापूर्ण जीवन का सबसे निचला तंत्र है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सब लोगों की सुरक्षा हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, किसी को जला ना जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी को लूटा ना जाए, किसी भाई की बुजुर्ग की हत्या ना हो, किसी की जमीन ना छीनी जाए, किसी को परेशान ना किया जाए, किसी का नुकसान ना किया जाए, चाहे वो व्यापारी हो या आम आदमी हो। हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे हम लोग। और अगर कहीं अपराध होगा तो बिना जाति बिना धर्म देखे इतनी कठोर कार्रवाई करवाएंगे। एक दिन अगर हत्या करने वाले को 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर फांसी हो गई, हत्या करने की हिम्मत नहीं उठा पाया कोई बदमाश। महिलाओं के रेप करने वाले को अगर एक अपराधी को 2-3-4 महीने में सजा होगी फांसी की, मैं आपको लिख के देता हूं, किसी बच्ची को रात को 12 बजे भी घूमी, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी वो आंख उठा के देख ले। दहेज में जो लोग हत्या करते हैं उनको जिन्होंने वास्तविकता में दहेज के आधार पर हत्या की है, अगर उनपे एक परिवार पे सख्त कार्रवाई होगी, आजीवन कारावास होगी, तो मैं गारंटी देता हूं कोई किसी बच्ची को दहेज के नाम पे पीड़ा नहीं देगा। लेकिन होगा तभी जब सरकार इस नीति को लागू करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि इतने समय में कानून बना के न्याय होना ही। तो दुश्मन क्या कहता है, आपके विरोधी क्या कहते हैं, तो इतना बड़ा काफिला कहां लेगा, उनको तो फंडिंग हो रही है। जब यहां से जीते, जब लड़ रहे थे क्या कहते थे, इनको 20,000 वोट मिलेगा। जब टक्कर की तरफ को बढ़ने लगे तो कहा इनकी वजह से हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। जब जीतने की तरफ बढ़ने लगे तो क्या कहा कि ये जीत गए तो भाजपा में जाके मंत्री बन जाएंगे। फिर कहा जीत गए तो अकेला क्या कर लेगा, कोने में ठहरेगा। इनकी एक मुराद नहीं पूरी होनी थी ऊपर वाले ने। ना हमें 20,000 वोट मिले, ना हमारी वजह से भाजपा जीती, ना अकेला कोने में दिखाई देता, ना हम भाजपा के साथ जाके मंत्री बने। इन पे जितने जोर लगाने हैं, जैसे कोई कह रहा हो तो देखे साहब, गरीबों का नेता हूं तो गाड़ियों में घूम रहा था, जब उन्होंने गाड़ियां ले रखी इतनी महंगी महंगी, मैं क्या करूं। वहां तो आरक्षण नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत से ले रखी। मेरे जाते ही कोई 11 करोड़ की गाड़ी लेकर खड़ा, कोई 9 करोड़ की गाड़ी लेकर खड़ा। एक ने तो लाल कलर की गाड़ी में वीडियो घेरूंगा, दूसरे दिन में एक छोटी गाड़ी में बैठ के चला गया, तो वो परेशान हो गया अपने घर पे बैठ के दूसरे स्टेट में। तो कह रहे भैया उतरेंगे, यहां गाड़ी लूंगा, 1.5 करोड़ रुपए गाड़ी ले गया।
कह रहा जरा इसका इसका खिड़की खोल के इसमें बैठो। मैंने क्या बात, आपके लिए लेके आया मैं गाड़ी। आप वहां जिस गाड़ी में घूम रहे थे वो मुझे छोटी लगी, तो मैंने कहा मेरा भाई जब तक यहाँ रहेगा 1.5 करोड़ रुपए की आपके लिए गाड़ी लेके आया, इस गाड़ी में बैठो आप, शीशा खिड़की भी खुद ही खोल रहा, मेरी गाड़ी में बैठो आप। एक मेरा भाई है उसने 11 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रखी वहां, वो तभी निकलती जब मैं जाता हूं। आप समझे, वहां आरक्षण नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। दर्द इनको हो रहा भारत वालों में, नुका जी गाड़ियों में घूम रहे, अब गरीबों का नेता अमीरों बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम, भाई उन्होंने मेहनत करे कमाई हुई गाड़ियां। मैं यहां अगर आपकी गाड़ी में बैठ के घूमने लग जाऊं फॉर्च्यूनर में, तो भाई मेरी थोड़ी हो जाएगी, तो आपकी मेहनत की है क्यों भाई? मुझे तो सफर तय करना है, मैं तो प्लेन में भी जाता हूं, मैं तो बस में भी जाता हूं, मैं तो रात मोटरसाइकिल पे भी घूम रहा था, मैं तो स्कूटर पे भी जाता हूं, मेट्रो पे भी जाता हूं, रिक्शा में भी जाता हूं, तो सब मेरी होगी और मेरी है सारी। बताओ तुम क्या करोगे, मेरी है। समझे, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, आपका विरोधी एड़ी चोटी के जोड़ लगाएगा आपके बीच गुमराह पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज है मुकाबला करे, जो कैडर कहता हूं मैं हिम्मत है वो मुकाबला करे, जमीन पर तर्क से बात करे। जाओ, अगर तुमने हरा दिया तर्क में तो हम मान जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने कमर कस ली और इसके बाद हर जिले में इस तरह कमर कस ली, मैं आपको गारंटी देता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगा कोई। कैलकुलेशन बता देता हूं, मैंने बताइए 94 सीटें, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर मंडल में कितनी सीटें? 94 सीटें। 94 सीटों में पिछली जो पार्टी थी विपक्ष की, उनका अलायंस था कई पार्टियों का, उनकी अपनी पार्टी आरएलडी, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद, ये धर्म सिंह सैनी, तमाम लोग थे। 94 में सीट कितनी जीते? 31। 31 में मुसलमानों ने 95% वोट दिया उनको, ठीक है। 31, किसी में हार जीत का अंतर 20,000 से ज्यादा नहीं है, एक आदि को छोड़ के। 31, 63 भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके अलायंस के पास। फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव हथौली में, हमने जिता दिया वो सहयोग करके। फिर होगी 32, 32 में से 9 आरएलडी के पास, मुख्य विपक्ष पे 24। अब जब हम लड़ेंगे दिहाड़ी का आंकड़ा नहीं पार होंगे, जब आप मजबूती से लड़ जाओगे देख लेना, समझे आप। लेकिन उसके विपरीत आप यहां एक सीट पे लड़े लोकसभा की, 5 विधानसभा आप जीते, बढ़िया अंतर से जीते, उनके एडी चोटी के जोड़ लगाने के बाद जीते। अगर अभी भी समीकरण समझ नहीं आ रहा बंगाल के बाद, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? दलित, मुसलमान, पिछड़ा, किसान एकजुट होगा, इनको सुबह 10 बजे हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हराएंगे तभी जब आप लोग मेहनत करोगे। अगर 5 साल आपकी गलती की वजह से, आपकी मेहनत ना करने की वजह से अगर जुल्म हुआ, किसी बहन बेटी पे जुल्म हुआ, उनकी इज्जत लूटी, उनको मारा गया, उनको जलाया गया, उनके घर छीने गए, उन पे बुलडोजर चला, मस्जिदों पे, मदरसों पे, खानकाहों पे अगर उनको तोड़ा गया, निर्दोष लोगों का एनकाउंटर हुआ, अगर किसानों को प्रताड़ित किया गया, उनको खेत छीने गए, उनकी जमीन छीनी गई, उनको फसल के दाम नहीं मिले, मजदूरों को सताया गया, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और आप मेहनत नहीं करोगे, याद रखना। आपने मेहनत कर ली, अभी तो एक सांसद है आपका, फिर भी बताओ कौन से जिले की ऐसी लड़ाई जो नहीं लड़ी जाती? लड़ी जाती है, लड़ी जाती है। जिले में आपका सम्मान है नहीं है, बताओ पहले आप। 8 के 8 विधायक जीतेंगे। सरकार अगर नहीं भी उतनी शक्ति मिली तो सरकार, बिना सरकार के सरकार रहोगे आप लोग, याद रखें। समझे समझे, हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश को तैयार कर लिया है। आपने हरदोई की रैली देखी थी, कन्नौज की रैली देखी थी। सब लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में गरीबों का राज आ जाए। आप अपने आप को मजबूत रखना। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। बहनों को भी कह रहा हूं, मेहनत करो, मेहनत करो। 33% रिजर्वेशन जब लागू हो जाएगा, हम तो कहते इसमें कर दो, तो बहनों को भी आगे बढ़ के विधायक बनने का, सांसद बनने का मौका मिलेगा, और बनेगा इसी आधार पे कि मेहनत कौन कितना कर रही है, कौन अपनी बात को समझा पाती है। ऐसे नहीं जो जाके अपनी बात ही ना कह पाए, फिर तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करो। सबके लिए मंगल कामनाएं। मैं जा रहा हूं, खुश रहो।